हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे विशाल ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी क्लास चालू करते हैं। इस क्लास में हम शैलो फाउंडेशन का आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। जी हां, जुनून बैच में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम शैलो फाउंडेशन का आखिरी लेक्चर करेंगे और इसमें लगभग आपको मैं 20 से 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में पूछे गए रिलेटेड टू शैलो फाउंडेशन। तो क्लास को अपनी चालू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं, जो जो ऑफर आए उनके बारे में बता देता हूं, और क्या क्या हम फ्री और पेड प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बेटा, अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। हम लोग गेट और ईएससी कैटेगरी में गेट 2022 की प्रिपरेशन को स्मूथन करने के लिए 2 जनवरी से लगातार बेटा मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ध्यान सुनिएगा। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। उसी टाइमिंग पे आपके डिजाइन किए गए हैं जिस टाइमिंग पर आपको जिस ब्रांच का गेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। इन मॉक टेस्ट को देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे इंटायर सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट हैं, इन मॉक टेस्ट का आपका ऑल इंडिया रैंक भी बनेगा। साथ ही साथ आपके जो भी आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे मॉक टेस्ट में नहीं होंगे, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिए और फ्री मॉक टेस्ट में आज ही एनरोल कर लीजिए यूजिंग ES001। इस कोड का यूज करके आप बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आई होप आप जल्दी एनरोल करेंगे और अपने सपनों को साकार करने की मेहनत करेंगे। तो जुनून बैच में स्वागत करता हूं। यह हमारा लेक्चर नंबर 50 है। 49 लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिए और उन 49 लेक्चर्स में लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। तो ज्वाइन कर लीजिए सेशंस, है ना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर है शैलो फाउंडेशन का, फिर हम डी फाउंडेशन चालू करेंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी है। मैं बेटा जो है, मैंने अपनी बीटेक करी थी वो JMI न्यू दिल्ली से करी थी। गेट को लगभग कई बार 4-5 साल से क्वालिफाई कर रहा हूं। 20,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं ऑल ओवर द इंडिया। ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में AIR रैंक 1 हासिल करी है। प्लस वेरीफाइड एजुकेटर्स हूं। अनअकैडमी ने मेरी सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करी है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो बेटा, अगर आप यूट्यूब की क्लास, अगर हम अनअकैडमी ऐप की क्लासेस की बात करें तो आप अनअकैडमी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, एहतिशाम सिद्दीकी अनअकैडमी। वहां पर जाकर आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब की क्लासेस देखना चाहते हैं तो बेटा हमारा अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, दैट इज MES अनअकैडमी। आप इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारे सारे एजुकेटर्स का है। यहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मेरी PDF, मेरे से कोई डाउट है तो नीचे वाले टेलीग्राम चैनल्स पर आप पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें अनअकैडमी की, सो अनअकैडमी हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी, फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फ्री एजुकेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फ्री एजुकेशन, तो हम जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो पहला प्लेटफॉर्म है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, दैट इज यूट्यूब। हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और उन यूट्यूब चैनल्स पर हम लोग क्वालिटी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी भी चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर भी मैंने बहुत शानदार कंटेंट प्रोवाइड किया है। अब ये क्वालिटी फ्री एजुकेशन केवल और केवल यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। आप इस क्वालिटी फ्री एजुकेशन को एक बेहतरीन इंटरफेस के द्वारा अनअकैडमी ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस। तो जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो शानदार बढ़िया इंटरफेस के साथ होती है अनअकैडमी ऐप पर। अगर आप उसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इंटरैक्टिव होती है। लाइव क्लास में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स के लिए पोल क्रिएट किया जाता है। रेज ए हैंड फीचर होता है जहां पर आप ऑडियो कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं। क्लास कभी भी मिस नहीं करेंगे अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे। लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी कितने भी बार आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या एप्पल स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद रजिस्टर करना है यूजिंग फोन एंड ईमेल। उसके बाद अपने फोन और ईमेल को वेरीफाई करना है। कैटेगरी चूज करनी है गेट और ESC। उसके बाद जो भी मेरी क्लास की लिंक होगी उस पर क्लिक करेंगे।
फ्री अनलॉक कोड पूछेगा, कोड यूज कर देंगे ES001। इस कोड को यूज करते ही सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितने भी एजुकेटर्स आपके अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं सारी की सारी फ्री क्लासेस आपको इस कोड को यूज करके आप देख सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए ये जो फ्री प्लेटफॉर्म है ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स पहले कभी तैयारी कर चुके हैं और अब वो रिवीजन करना चाहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डिटेल्ड कोर्सेज पढ़ें, आप चाहते हैं कि आपके स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्यूशन हो, तो आप आइए हमारे अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म जो कि अफोर्डेबल फीस प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस किसी वजह से छूट जाती हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। एक वीक में आपने जितना पढ़ा उसको एनालाइज करने के आपके वीकली टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ आपको जो कोर्सेज मिलते हैं वो स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में टॉपिक छूट जाएगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक टॉपिक फिर दूसरा फिर तीसरा, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही स्ट्रक्चरल कोर्सेज आपको यहां पर मिलते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको, रिकॉर्डेड सेशंस को आप कितने भी बार कभी भी कहीं भी कितने भी बैच में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको रिवीजन करना है तो आपको फिर से फीस देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल आपने तैयारी करी, अब आपको अपनी रैंक को इंप्रूव करना है तो उसी सब्सक्रिप्शन की मदद से आप रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से आपको नया सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक सब्सक्रिप्शन आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और एक सब्सक्रिप्शन आपका वन शॉट सॉल्यूशन बन जाएगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। तो अनअकैडमी प्लस पर आप आ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के प्लस बेनिफिट से संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस बेनिफिट्स तो मुझे मिले ही मिले, साथ में एक पर्सनल कोच मिल जाए, डेडिकेटेड आपका डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिल जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए स्टडी बूस्टर सेशंस मिल जाएं, आपकी स्टडी को प्लान कर दिया जाए, तब आप आइए हमारे अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। चाहे आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं आपको कोड यूज करना है, कौन सा, रेफरल कोड एंटर करने को बोलेगा, आपको एंटर करना है ES001। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट और मैक्सिमम जो भी ऑफर उस समय चल रहा है वो आपको इस कोड की मदद से मिल जाएगा। वो तो मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट भी है कि स्टूडेंट लाइफ में डिस्काउंट और ऑफर्स ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका समय, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आप जो तैयारी कर रहे हैं उस समय का समय और एनर्जी। तो अगर आप एक राइट गाइडेंस के द्वारा एक राइट तरीके से तैयारी करेंगे, एक राइट पाथ पर चलेंगे तो आपका समय भी खर्च नहीं होगा, समय भी खराब नहीं होगा, एनर्जी भी खराब नहीं होगी और आप अपने डेस्टिनेशन पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए मैं आपको आपकी जर्नी में बढ़िया तरीके से गाइड करूंगा अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। यस और नो? तो उम्मीद करता हूं आप इस कोड का यूज करेंगे और इस कोड का यूज करके आप बेटा ES001 कोड यूज करके आप बेटा अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और पर्सनली गाइड करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है आप फ्री पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है आप कपड़े खरीदने के लिए, आप घूमने के लिए आप बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप जितना फ्री पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन क्या है ना, क्वालिटी जहां आपको चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि मुझे 200 रुपए की शर्ट मिल गई लेकिन वो एक धुलाई के बाद क्या हो गई, खराब हो गई, तो आपने शर्ट तो मिली, आपके तन को तो ढक दिया उसने, नाम के लिए ढक दिया, लेकिन उसमें ठंड भी नहीं रुक रही है और वो एक धुलाई के बाद खराब भी हो गई। वहीं आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया और एक ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी की आपने शर्ट ली, तो आप देखेंगे कई सालों तक वो धुलने के बाद भी खराब नहीं होगी और आपकी ठंड भी रोकेगी। तो बेसिकली द थिंग इज दैट कि अगर कभी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है कहीं पर, तो हम लोग क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे पेड प्लेटफॉर्म पर इतनी शानदार क्वालिटी होती है, इसीलिए तो हम थोड़ी सी फीस लेते हैं, लेकिन मार्केट की तुलना में आप देखेंगे तो हम अब भी सबसे अफोर्डेबल फॉर्म में आपको एजुकेशन दे रहे हैं और हम अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल चालू कर दीजिए। ठीक है, कब तक आप फ्री पढ़ेंगे, क्योंकि फ्री में जो कंटेंट होता है वो स्ट्रक्चरल होता नहीं है,
ठीक है, कभी आपने इस चैनल से पढ़ लिया, कभी उस चैनल से पढ़ लिया, अब आपको एक ही जगह पर टॉप एजुकेटर का कंटेंट मिल जाएगा, तो क्यों नहीं पढ़े हम, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो जब हम घूमने के लिए, हम लोग हर चीज के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात होती है और मैं उन स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई सब्सक्रिप्शन एक साल का 27,000 रुपीज के करीब का है। मैं उनसे कहता हूं 27,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 27,000 में आप इतना पढ़ लेंगे कि आप टीचर भी बन सकते हैं, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अगर आप पार्ट टाइम टीचर भी पढ़ाएंगे अपने आसपास के बच्चों को, तो इतना आप रिटर्न पालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने एक बच्चे से बात की, ही वाज सेइंग कि मतलब जो है सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 27,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और उसके पास जो है 30,000 का मोबाइल फोन था। वो 30,000 का मोबाइल फोन था उसके पास, है ना, वो जो आपका OnePlus का आता है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा। हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन 30,000 का यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमें एजुकेशन में पैसा लगाना चाहिए। देखो, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो एक ऐसी पूंजी है ना जिसका वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी के लास्ट दिन तक भी मिलता रहता है। समझ आ रही बात? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सोना खरीद लिया, आपने कुछ भी खरीद लिया, तो जो आपके पास, जो आपने सोने में इन्वेस्ट किया या जो आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, उसके खो जाने के या उसके खत्म हो जाने का डर आपको हमेशा सताएगा। लेकिन अगर आपने उसी पूंजी से, उसी पैसे से अपने बच्चों को एजुकेट कर दिया, तो ये समझ लीजिए उसका इन रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलेगा। और वो जो नॉलेज उसने उस पैसे से अटेन करी है, ना ही उसे कोई चुरा सकता है और ना ही उसे कोई छीन सकता है। तो इसलिए खुद को एजुकेट करिए। थोड़ा बहुत अगर पैसा खर्च हो रहा है तो करिए, पहले भी लोग करते थे एजुकेशन के लिए, है ना, आज भी आप थोड़ा सा करिए, थोड़ी सी कंजूसी कम करिए। थोड़ा सा, मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो अपनी रोटी काट कर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जब वो पढ़ जाते हैं तो वो बेटा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं। तो क्या है ना, मार्केट में एक फिलॉसफी बना रखी है कि भाई हमारे यहां से आप कम फीस में पढ़ लो, ठीक है, कि भाई तुम 2,000 रुपए में हमसे कोर्स ले लो, ठीक है। तो 2,000 रुपए में अगर कोई कोर्स दे रहा है हमें, तो वही क्वालिटी वाली बात आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका साल खराब होगा, एनर्जी खराब होगी। तो इट्स बेटर क्या है, फिर आप कोचिंग करोगे, फिर कोचिंग करोगे तो वो जो आएगी वैल्यू 2-2 हजार रुपए में, साल भी खराब होंगे और आपका समय भी खराब होगा। तो इसलिए क्वालिटी में विश्वास करिए और एक बार तैयारी करके वन शॉट डिटेल्ड कंटेंट पढ़ के अपना सिलेक्शन निकालिए, अनअकैडमी प्लस पर आइए और अपनी तैयारी को बिल्कुल चालू कर दीजिए। क्वालिटी में हम बिलीव करते हैं, इसीलिए हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन की फीसेस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। एक बार पढ़ेंगे खुद आपको आदत लग जाएगी कि हाँ यार, अनअकैडमी के जितने भी बच्चों ने अब तक सब्सक्रिप्शन लिया है, मेरी जो पूरी टीम है, सिद्दीकी टीम है ना, ES001 टीम, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक भी बच्चे ने मुझे ये कंप्लेन नहीं करी कि सर आपने सब्सक्रिप्शन हमें दिला दिया और जो है हमें फायदा नहीं हुआ। एवरीवन यूज्ड टू से सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। सो इसलिए देर मत करिए और तैयारी को बिल्कुल चालू कर दीजिए, सीरियस हो जाइए अपने लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आपको लाइव मेंटरिंग मिलती है, एक अलग से पर्सनल कोच आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलता है, और मैं तो आपको गाइड ही करूंगा अगर आप ES001 कोड यूज करेंगे। यह अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल की फीस पड़ेगी लगभग 2700 रुपए पर मंथ। आप इसको EMI पर भी ले सकते हैं, एडवांस पे पर भी आप ले सकते हैं। और अगर हम आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक आपको एक साल में पड़ेगा, एक साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 4700 रुपए प्रति मंथ। ओके, नए बैच ऑलरेडी आपके चालू हो चुके हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, CS हर ब्रांच में स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए देर मत करिए और अपनी तैयारी को फौरन फटाफट जिंदाबाद तरीके से चालू कर दीजिए। मूविंग फॉरवर्ड आगे बात करते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का R1 बैच है, इसमें भी बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्रैक गेट विद कॉम्बैट उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है जो 100% या फिर कुछ आप स्कॉलरशिप पाते हैं। ये हर हफ्ते, हर संडे सुबह 11 बजे होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो अगला टेस्ट जो है 2 जनवरी में होने वाला है। आप फटाफट जाकर
अनअकैडमी की ऐप पर जाकर अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल कर लीजिए यूजिंग ES001। ये बेटा आपका अनअकैडमी आस्क मी डाउट का फीचर है। इसके द्वारा आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। आप सिंपली क्लिक करिए, क्रॉप करिए और सबमिट कर दीजिए। हमारे डाउट क्लियरिंग एजुकेटर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ शैलो फाउंडेशन, और इस शैलो फाउंडेशन के लास्ट लेक्चर में मैं आपको बेटा कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने बेटा 1045 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमने क्लास जो है 1046वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला सवाल है, इसको सॉल्व करिए जरा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो लिस्ट दे रखी है आपको, डेटा दे रखा है और आंसर बताइए। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या सवाल है? लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट वन में क्या है? लिस्ट वन है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर। और लिस्ट टू है नेट लोडिंग इंटेंसिटी। डेफिनेशन दे रखी है इनमें से और चूज करना है। तो हम लोगों ने आपको कई सारी डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहली हमने डेफिनेशन बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो, बियरिंग कैपेसिटी की फॉर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन बताई थी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी? Ultimate bearing capacity is the maximum, ultimate bearing capacity is the maximum gross pressure at the base of the footing at which soil fails in shear। ये फुटिंग के बेस पर लगने वाला वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होता है जिस पर फुटिंग शियर में फेल होने की कगार पर होती है। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन रेसिस्ट, it is the minimum gross pressure which the soil can resist before the occurrence of the shear failure। shear के में फेल होने से पहले फुटिंग के बेस पर मिनिमम जितना मैक्सिमम जितना ग्रॉस प्रेशर सॉइल बर्दाश्त कर सकती है उसको हम लोग बेटा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और वो मिनिमम प्रेशर जिस पर फेलियर हो जाए उसको भी ये बोलते हैं। तो जिस पर फेलियर हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम, और फेल होने से पहले कितना बर्दाश्त कर सकती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्यू यू है मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, तो यह है मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन शियर। सही बात है। तो ये वो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर है फुटिंग के बेस पे लगने वाला जिस पर सॉइल का शियर में फेल हो जाता है। या फिर दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, ये फुटिंग के बेस पर लगने वाला वो मैक्सिमम शियर, वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है जो सॉइल शियर में फेल होने से पहले रेसिस्ट कर सकती है। दोनों बातें क्या है? सेम ही है। तो आपका फर्स्ट का हो जाएगा 4, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। तो दो ऑप्शन चलेगा, बी चला गया, डी चला गया। उसके बाद क्या है? दूसरा नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है? QNS। ये किसके बराबर होती है? नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लिखा है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब बी का हो गया आपका 3, इसका मतलब बी का हो गया आपका 3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो पढ़ लो। सिविल सर्विसेज 1994 में सवाल आया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1047। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Terzaghi equation of ultimate bearing capacity for a footing may be used for square footing resting on a pure clay soil with the correction factor of। इसका आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए टाइमर क्रिएट कर देता हूं।
बताइए इसका आंसर। आपके पास 40 सेकंड से आंसर बताइए फटाफट से कमेंट करके। टरज़ागी इक्वेशन ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर ए फुटिंग may be used for the square footing resting on a pure clay with the correction factor of। कह रहा है कि जो टरज़ागी बाबा ने जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन दी थी वो दी किसके लिए थी? स्ट्रिप फुटिंग के लिए। और वो जो इक्वेशन है कह रहा है उस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर फुटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हम करेक्शन फैक्टर यूज करें कितना। और ये कौन सी सॉइल के ऊपर? क्लेई सॉइल के ऊपर। तो टाइम अब आपका हो गया, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। देखिए अगर क्लेई सॉइल के लिए टरज़ागी बाबा की इक्वेशन लिखें, कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब स्ट्रिप फुटिंग ही है, क्योंकि स्ट्रिप फुटिंग के लिए ही टरज़ागी बाबा ने इक्वेशन दी थी। तो अगर हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी लिखें बेटा, अगर हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी लिखें बेटा टरज़ागी साहब की स्ट्रिप फुटिंग के लिए ऑन ए क्लेई सॉइल, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी बेटा दैट इज इक्वल टू सी इंटू एनसी। यही तो मिलेगी, सी इंटू एनसी रेस्टिंग ऑन ए करेक्शन फैक्टर, सी इंटू एनसी, और प्लस और क्या आएगा? प्लस आएगा ओवरबर्डन प्रेशर क्यू, ये आएगा स्ट्रिप फुटिंग के लिए। अब जब हम स्क्वायर फुटिंग के लिए हम फॉर्मूला इसी सॉइल के ऊपर जब हम स्क्वायर फुटिंग के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटा हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? दैट इज इक्वल टू 1.3 सी इंटू एनसी और प्लस क्यू। तो आप देख रहे हैं कि उसी वाले फॉर्मूले को आप स्क्वायर फुटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कब? जब आप एक करेक्शन फैक्टर यूज करें, दैट इज कॉल्ड एज शेप फैक्टर। कितना? अगर आप शेप फैक्टर 1.3 यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, तब आपका जो स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला है वो स्क्वायर के लिए भी यूज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1048। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1048। पढ़िए जरा, अच्छा सवाल है ये भी। A footing 2.25 meter square is located at a depth of 1.5 meter in a sand of unit weight 18 kilonewton per meter cube। तो जो डेटा दे रखा है वो लिख लीजिए। फुटिंग है, उसकी विड्थ आपको दे रखी है, विड्थ इज इक्वल टू 2.25 मीटर। बहुत बढ़िया। लोकेटेड एट ए डेप्थ ऑफ, आपको डीएफ दे रखा है आपको 1.5 मीटर। बहुत बढ़िया। सॉइल का यूनिट वेट आपको दे रखा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी डैश आपको दे रखा है 0 और आपको फाई डैश की वैल्यू दे रखी है 36 डिग्री। बहुत बढ़िया। कह रहा है द कैलकुलेट द सेफ लोड कैरीड बाय द फुटिंग। फुटिंग के ऊपर कितना सेफ लोड फुटिंग कैरी कर सकती है, मतलब कॉलम का लोड आपको निकालना है अगेंस्ट कंप्लीट शेयर फेलियर। शेयर फेलियर के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको शेयर फेलियर के अगेंस्ट दे रखी है 3 और आपको सारे बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर दे रखे हैं। एनसी की वैल्यू आपको दे रखी है 65.4, आपको एनक्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 49.4 और आपको एन गामा की वैल्यू दे रखी है बेटा 54। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सेफ लोड। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको, देखो जरा ध्यान से। तो सेफ लोड कहां से मिलेगा? जब हम लोग बेटा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। और जब भी हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं या फिर हम नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से काम करते हैं तो हमें जो कॉलम का लोड मिलता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल मिलता है। तो हम अपना काम करेंगे नेट सेफ बेयरिंग के से। तो फॉर सेफ्टी क्या लिखेंगे? नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेफ लोड डिवाइडेड बाय एरिया। यही तो लिखेंगे। तो हमें निकालना है बेटा, हमें ये सेफ लोड निकालना है। तो अगर मुझे नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाए, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो लोड मिल जाएगा। तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने से पहले क्या निकालेंगे? नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। क्योंकि नेट अल्टीमेट बेयरिंग, क्योंकि ये फुटिंग कैसी है? स्क्वायर फुटिंग है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1.3 सी इंटू एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू प्लस क्यू इंटू एन क्यू माइनस 1, क्योंकि क्यू एन यू निकाल रहे हैं, प्लस
स्क्वायर फुटिंग है तो 0.4 बी गामा इंटू एन गामा। क्योंकि ये सैंडी सॉइल है तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो के बराबर। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू गामा इंटू डी एफ। गामा है हमारा बेटा 18, डीएफ है 1.5, 18 इंटू 1.5। और बेटा एन क्यू की वैल्यू कितनी है, एन क्यू की वैल्यू है हमारी 49.4, 49.4 प्लस 0.4, विड्थ कितनी है, द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 2.25। गामा की वैल्यू आपको 18 दे रखी है और एन गामा की वैल्यू हमारी कितनी है, एन गामा की वैल्यू है 54। तो सॉल्व करिए और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बताइए सॉल्व करके। सॉल्व दिस एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। सॉल्व करिए, कितना आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2208.6। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2208.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गई, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, एज वी नो एज नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से आपकी नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 2208.6 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे रखी है 3। नहीं भी दे रखी होती तब आपको याद भी रखनी है, शैलो फाउंडेशन के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं, इतनी लेते हैं। तो 2208.6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारी जो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आ गई दैट इज इक्वल टू 736.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सवाल में पूछा गया है सेफ लोड, तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहां से सेफ आपका सेफ लोड कितना आ जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू 736.2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इसकी विड्थ है आपकी 2.25, तो एरिया हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.25। तो जब सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू बताइए, 736.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.25। तो ये जो वैल्यू आ रही है सेफ लोड कम आउट टू बी 3727 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रही है इतनी बात। सो दिस इज बेसिकली द सेफ लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन द फुटिंग। फुटिंग पर आप इतना लोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। A square footing 1.5 meter into 1.5 meter is located at a depth of 1 meter in a clay deposit consisting of two layers. The top layer is 1 meter thick as C1 is equal to this, gamma is equal to this. The bottom layer has C is equal to this and gamma is equal to this.
तो नेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो देखो जरा ध्यान से, प्यारा सवाल है, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए सवाल में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए स्क्वायर फुटिंग है आपकी, दिस इज ए स्क्वायर फुटिंग एंड दिस स्क्वायर फुटिंग इज ऑफ विड्थ 1.5 इंटू 1.5 और इसको आपने कहां बनाया, इट इज लोकेटेड at a depth of df is equal to 1 meter. It is located at a depth of df is equal to 1 meter in a clay deposit consisting of 2 layers. इसके नीचे ये विड्थ कितनी है बेटा, दैट इज 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। इसको बनाया गया एक क्लेई सॉइल के ऊपर जिसमें 2 लेयर्स हैं, है ना। तो हमें आपको पता है कि जो इन्फ्लुएंस होता है केवल और केवल वो बेटा फुटिंग के लेवल से बी विड्थ तक इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्फ्लुएंस जो होगा यूनिट वेट और कोहेजन का, वो केवल कहां तक होगा, केवल और केवल हमारे 1.5 मीटर की डेप्थ तक होगा। यस और नो, केवल 1.5 मीटर की डेप्थ तक होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि जो इसके नीचे, फुटिंग के नीचे जो सॉइल है उसमें जो टॉप लेयर है वो 1 मीटर की है, जो ऊपर वाली लेयर है वो 1 मीटर की है और दिस इज 1 मीटर। ये ऊपर वाली लेयर 1 मीटर की है। इस 1 मीटर की लेयर में आपको C1 दे रखा है, C1 इज इक्वल टू 150 किलो पास्कल और आपको गामा 1 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली सॉइल में जो कि बचेगा कितना, जो कि बचेगा आपका 0.5 मीटर, आपको C2 दे रखा है बेटा कितना, दैट इज इक्वल टू 50 किलो पास्कल और आपको गामा 2 दे रखा है बेटा 15 किलो पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको निकालना है क्या निकालना है, क्लेई सॉइल के ऊपर एक स्क्वायर फुटिंग को रखा है ना। तो अब आपको निकालना है बेटा क्या, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो एक क्लेई सॉइल के लिए स्क्वायर फुटिंग के ऊपर अगर नेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो क्लेई सॉइल के लिए आपको पता है बेटा, क्लेई सॉइल के लिए आपका एनसी की वैल्यू कितनी होती है, एनक्यू की वैल्यू कितनी होती है, एन गामा। एनसी होता है 5.7, एनक्यू होता है 1, एन गामा होता है आपका 0 के बराबर। तो अगर हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे QNU, तो ये आपको कितना मिलेगा, शेप फैक्टर स्क्वायर के लिए 1.3 मल्टीप्लाइड बाई C और मल्टीप्लाइड बाई NC। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इस जोन में जो C है वो केवल और केवल पूरी डेप्थ तक आपका सेम C नहीं है, ये 1 मीटर तक C1 है और नीचे 0.5 मीटर तक C2 है। तो आपको निकालना पड़ेगा C, तो ये C आपको मिलेगा पूरी की पूरी डेप्थ तक C एवरेज। क्या मिलेगा, पूरी की पूरी डेप्थ तक C एवरेज। अब C एवरेज कैसे निकालें, तो C एवरेज कैसे निकालें, वेटेड एवरेज ले लेंगे। जैसे हम लोग जब हम वाटर टेबल करेक्शन का इफेक्ट पढ़ते थे तो हम लोग C एवरेज निकालते थे। तो C एवरेज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाई कितनी डेप्थ तक है 1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। ये C1 की वैल्यू कितनी है 150 और C2 की वैल्यू है हमारी 50, तो 50 इंटू 0.5 प्लस 150 175 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 116.66। तो 6 हमारा ये आ गया C एवरेज, इसमें रख दीजिए, दैट इज 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 116.66 मल्टीप्लाइड बाई NC कितना होता है 5.7। सॉल्व करिए और बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। 864.5 ये वैल्यू आ गई, 864.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 864.5
है कोई ऑप्शन? सबसे क्लोज ऑप्शन है हमारा ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही निकाला ये। C1 की वैल्यू 150 है, C1 की वैल्यू 150 है, 150 इंटू 1 प्लस C2 की वैल्यू 50 है, 50 इंटू दिस, तो 150 प्लस 50 कितना हो गया ये 125, 175 को 1.5 से आपने डिवाइड कर दिया, 116.66 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी, एनसी की वैल्यू रख दी, तो सही आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1050, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1050। इन टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस द सॉइल वेज इमीडिएटली बिलो द फुटिंग रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ। तो फुटिंग का जो बेस है, उन्होंने फुटिंग को कैसा माना था? रिजिड माना था, और फुटिंग के बेस के नीचे जो सॉइल का हिस्सा है जिसमें आपके स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, उस हिस्से को उन्होंने 3 जोन्स में बांट दिया था। वो 3 जोन्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जोन था बेटा जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम, दूसरा जोन था हमारा रेडियल शियर जोन, और तीसरा जोन था हमारा दैट इज कॉल्ड एज रैंकाइन पैसिव प्रेशर जोन। तो अगर मैं यहां पर आपको फुटिंग बनाकर दिखाऊं और इन जोन्स को दिखाऊं तो बड़ी आसानी से आप इसको याद आपको आ जाएगा। देखिए जरा, ये मेरी फॉर एग्जांपल आपकी कोई फुटिंग है और ये फुटिंग का आपका बेस है, ये फुटिंग का आपका बेस है। बहुत बढ़िया, दिस इज द बेस ऑफ द फुटिंग। सो दिस इज द बेस ऑफ द फुटिंग। तो देखिए, क्योंकि इसके नीचे जो सॉइल है इसको इन्होंने रिजिड माना। इसको कैसे माना? इन्होंने इसको रिजिड माना। तो इसके नीचे वाली जो सॉइल है, उस सॉइल और इसके बीच फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये सॉइल का नीचे वाला, इस फुटिंग के नीचे वाला सॉइल का हिस्सा है, इट इज अज्यूम टू बी द पार्ट ऑफ द फुटिंग ओनली। इसको क्या माना गया? इट इज अज्यूम टू बी द पार्ट ऑफ द फुटिंग। तो आपको सबसे पहला हिस्सा ये मिल जाता है, दिस इज द वेरी फर्स्ट हिस्सा। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका स्ट्रेस कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा, इस साइड भी सिमेट्रिक तरीके से ऐसे एक्सटेंड होगा, और इसको फिर उन्होंने ऐसे 3 जोन्स में बांट दिया। सबसे पहला जोन था जोन नंबर 1, उसके बगल में एक और जोन था दैट इज जोन नंबर 2, दोनों साइड में होगा, और उसके बगल में एक और जोन था दैट इज कॉल्ड एज जोन नंबर 3। दिस इज जोन नंबर 3, दिस इज जोन नंबर 3। तो जो जोन नंबर 1 था, जो जोन नंबर 1 था, इस जोन 1 को बोलते हैं बेटा जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। इस जोन को फुटिंग का ही हिस्सा माना जाता था, और इस जोन में कोई भी सेटलमेंट नहीं होते थे, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होते थे। जो जोन 2 था, इस जोन 2 से शियर स्ट्रेस डेवलप होना चालू होते थे, इसीलिए इस जोन को रेडियल शियर जोन कहते थे। इस जोन को क्या बोलते हैं? इस जोन को रेडियल शियर जोन कहते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा हिस्सा है, उस तीसरे हिस्से में फुटिंग सॉइल को दबाने की कोशिश कर रही है। जब फुटिंग सॉइल को दबाने की कोशिश कर रही है, मतलब इस सॉइल में कैसा प्रेशर डेवलप होगा? इसमें डेवलप होगा आपका पैसिव प्रेशर। तो इसलिए जो तीसरा हिस्सा है दैट इज रैंकाइन, दैट इज कॉल्ड एज रैंकाइन पैसिव जोन। रैंकाइन पैसिव प्रेशर, रैंकाइन पैसिव प्रेशर जोन। यस और नो? तो कह रहा है इन टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी एनालिसिस द सॉइल वेज, सॉइल वेज का मतलब सॉइल का वो ट्रायंगुलर पोर्शन, यही तो है सॉइल वेज। द सॉइल वेज इमीडिएटली बिलो द फुटिंग, फुटिंग के बिल्कुल नीचे सॉइल का वो वेज किस स्टेट में होता है? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में? नहीं। रेडियल शियर में? नहीं। इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी के बराबर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। क्लियर हो रही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1051, इसका आंसर बताएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, क्रिटिकल का मतलब होता है मैक्सिमम, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज कॉजिंग द फेलियर ऑफ द सॉइल below the foundation depends upon the properties of soil as well as on the normal stress on the failure plane। ये तो shear strength वाली बात हो गई कि जिस प्लेन पर shear stress मैक्सिमम है, जिस प्लेन पर shear stress मैक्सिमम है उसी प्लेन पर फेलियर होगा। तो कह रहा था क्रिटिकल shear stress which is causing the failure of the soil depends upon the properties of the soil as well as depends upon the normal stress which is acting on the failure surface। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा था अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेसेस इन द पोटेंशियल फेलियर प्लेन। तो हमें कह रहा है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल की मिलती है वो किससे मिलती है, उस प्लेन के स्ट्रेसेस से मिलती है जो कि फेलियर प्लेन पर डेवलप हो रहे हैं। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1052, इसको सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल है, मैं आपको बेटा टाइमर दे देता हूं तो फटाफट से सॉल्व कर दीजिए इसे। चलिए मैं आपको टाइमर दे देता हूं। क्वेश्चन बढ़िया है ना, कम से कम मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करिए और सब लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर।
चलिए बताइए, इसका आंसर हुआ, किसी का आया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? चलिए कितना प्यारा सवाल है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या सवाल है? ए सरफेस फुटिंग 1 मीटर इंटू 4 मीटर ऑन ए क्लेई सॉइल with phi is equal to 0 has the ultimate bearing capacity of 4q. Which one of the following is the correct value of the ultimate bearing capacity for a surface footing 2.5 into 4 मीटर? देखिए कुछ नहीं करना आपको इस केस में, इस बार रेक्टेंगुलर फुटिंग है और यहां पर भी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, दोनों में आपका साइज अलग अलग है। सरफेस फुटिंग पर बनाई है, एक क्लेई सॉइल पर बनाई है, तो आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा अल्फा 1 इंटू सी इंटू एनसी। देखो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी, बस पहली बार में आप शेप फैक्टर निकाल लीजिए, दूसरी बार में शेप फैक्टर निकाल लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस केस के लिए 4.2 के आसपास आएगी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। आपको सिर्फ क्या करना है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड फुटिंग डिवाइडेड बाई फर्स्ट फुटिंग इज इक्वल टू सेकेंड वाले केस का अल्फा 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाले केस का अल्फा 1। और आपको पता है अल्फा 1 कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, 1 प्लस 0.2 1 प्लस 0.2 बी बाई एल और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.2 डी एफ अपॉन बी। यही होता है क्या? इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शेप फैक्टर। नहीं, ये तो एनसी की वैल्यू रख दी, इसका शेप फैक्टर क्या होता है मैं बता देता हूं एक बार, वो तो मैंने स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग रख दी। ये वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 0.3 बी बाई एल, ये होती है अल्फा 1 की वैल्यू। इसको यूज कर लेंगे, आंसर इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सेफ बेयरिंग प्रेशर फॉर ए राफ्ट ऑन ए सैंड विल बी हायर देन दैट ऑफ ए इंडिविजुअल फुटिंग बिकॉज। कह रहा है जो सेफ बेयरिंग प्रेशर होता है राफ्ट के केस में, है ना, वो सैंड के ऊपर वो हायर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल और आइसोलेटेड फुटिंग। सवाल क्या है, द डेंसिटी ऑफ सैंड इंक्रीजेस विद डेप्थ। ये तो गलत बात है, डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है ना, तो उसका कारण तो नहीं है ये, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा, तो ये गया, बी गया। फिर बोल रहा है द परमिसिबल टोटल सेटलमेंट इज ट्वाइस दैट ऑफ द फुटिंग। सही बात है, जो राफ्ट के अंदर परमिसिबल टोटल सेटलमेंट होता है वो आइसोलेटेड का लग दोगुना होता है। टेबल मैंने पीछे आपको बना रखी है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशियल सेटलमेंट इज लेस फॉर द राफ्ट। और नेक्स्ट क्या, राफ्ट इज थिकर देन इंडिविजुअल फुटिंग। राफ्ट अगर थिकर है तो आपको पता है सैंड्स के केस में जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो राफ्ट की विड्थ ज्यादा है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, मतलब उसका सेफ बेयरिंग प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसका बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, मतलब 2 और 4। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। द इक्वेशन रिलेटिंग द सेटलमेंट डेल्टा एफ ऑफ ए एक्चुअल फाउंडेशन ऑफ विड्थ So the equation relating the settlement delta F of a actual foundation of width BF in the field with the settlement delta P of a plate with the width BP in the plate load test is given by। एक फॉर्मूला दे रखा है BF BP, ये आपका फॉर्मूला कब, जब आपका BF, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं
जब बीएफ और बीपी की वैल्यू आप रखते हैं सेंटीमीटर में। तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है किसके लिए, फॉर द सैंड्स, ये फॉर्मूला मिलता है हमारा सैंड्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको याद आता हो, प्लेट लोड टेस्ट जब हम करते हैं तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू बीएफ मल्टीप्लाइड बाय बीपी प्लस 30 डिवाइडेड बाय बीपी मल्टीप्लाइड बाय बीएफ प्लस 30, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मिलता है सैंड्स के लिए। एक फॉर्मूला और होता है एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बीपी, ये फॉर्मूला हमें मिलता है क्लेस के लिए। एक और फॉर्मूला होता है एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बीपी की होल पावर 1.5, ये फॉर्मूला हमें मिलता है सिल्ट्स के लिए। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 1055, टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1055। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए। A 1 meter into 1 meter square footing in a saturated clay with phi u is equal to 0 degree has the ultimate bearing capacity of 4Q. Which one of the following is the correct value of ultimate bearing capacity of a surface footing of dimension 3 meter into 3 meter on the same soil? तो एक बात बताओ, अगर हम क्लेई सॉइल के ऊपर स्क्वायर फुटिंग बनाते हैं और सरफेस फुटिंग बनाते हैं तो Q की वैल्यू सरफेस फुटिंग के लिए क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या मिल जाएगा, 1.3 C इंटू एनसी और प्लस Q, Q की वैल्यू 0 है। तो एक स्क्वायर फुटिंग विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, उसके लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी 1.3 इंटू C इंटू एनसी। तो क्या यहां पर जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, क्या वो फुटिंग के साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं। तो 1 इंटू 1 मीटर होगी तब भी आपको बेयरिंग कैपेसिटी कितनी मिल रही है, 4Q। तो अगर आपकी डायमेंशन 3 इंटू 3 हो जाएगा तब भी बेयरिंग कैपेसिटी आपको क्या मिलेगी, 4, बिकॉज बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए क्लेई सॉइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फुटिंग बट इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द फुटिंग। यस और नो। तो देख रहा है यहां पर कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, शेप के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सवाल क्या बोल रहा है, assertion and reason in case of sands the position of water table, in case of sands the position of water table is of greater practical importance in the determination of bearing capacity of the footing on the sands। कह रहे सैंड्स के केस में अगर हम बात करें बेयरिंग कैपेसिटी की, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, स्ट्रिप के लिए लिखता हूं C इंटू एनसी प्लस बी प्लस C इंटू एनसी प्लस Q इंटू एनक्यू और प्लस 1/2 बी गामा इंटू एन गामा। यस और नो। ये C5 सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सैंड्स है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम कुछ वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं, यहां RW यहां RW डैश, जिसकी वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में लाई करती है। तो कह रहा है इन केस ऑफ सैंड्स द पोजीशन ऑफ वाटर टेबल इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सही बात है, अगर वाटर टेबल की लोकेशन चेंज होगी तो ये जो ये वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है RW और RW डैश, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सैंड की बेयरिंग कैपेसिटी वाटर टेबल की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये स्टेटमेंट सही है। फिर क्या बोल रहा है, द यूनिट वेट ऑफ मोस्ट सैंड वेदर ड्राई, मोइस्ट, सैचुरेटेड
लाई विद इन ए नैरो रेंज ऑफ द वैल्यूज। कह रहा है कि जो यूनिट वेट है, चाहे आप गामा ड्राई निकालें, चाहे आप गामा सेट मॉइस्ट निकालें, मतलब गामा बल्क निकालें, चाहे आप गामा सेट निकालें, इनके बीच का जो रेंज है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल गामा ड्राई की वैल्यू 17 है तो गामा बल्क आपका 18 होगा और गामा सेट 19 होगा। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, आपस में जो डिफरेंस होता है, आपस में इन दोनों की जो रेंज होती है वो काफी नैरो होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जो सैंड्स का यूनिट वेट होता है ड्राई कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में और मॉइस्ट कंडीशन में, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो काफी नैरो, काफी कम होता है। दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1055 का आंसर, 1057 का आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1057। कह रहा था सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो ए रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के ऊपर आपने क्या रिजिड फुटिंग बनाई है। तो मान लो ये रिजिड फुटिंग का बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द रिजिड फुटिंग। तो कोहेसिव सॉइल के लिए जब आप रिजिड फुटिंग बनाते हैं तो जो कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, कोनों पर वैल्यू मिलती है आपको मैक्सिमम। कोनों पर वैल्यू आपको कितनी मिलती है, कोनों पर वैल्यू आपको मिलती है मैक्सिमम। तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी क्या, मैक्सिमम। यहां पर वैल्यू मिलेगी आपको क्या, मैक्सिमम। और सेंटर पे वैल्यू मिलेगी मिनिमम। तो आपका जो वेरिएशन आ जाएगा वो कुछ ऐसे आएगा। तो एक क्लेई सॉइल के ऊपर जब रिजिड फुटिंग बनाते हैं तो कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। यहां पर कांटेक्ट प्रेशर मिनिमम, यहां कांटेक्ट प्रेशर या रिएक्शन क्या, मैक्सिमम। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एट द सेंटर, गलत हो गई बात, मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एजेस। तो इसका आंसर होगा बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1058, बताओ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 1058। क्या है सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। पहले लिस्ट में कंडीशंस हैं, दूसरे लिस्ट में टाइप ऑफ फाउंडेशन, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। व्हेन द स्ट्रक्चरल लोड इज यूनिफॉर्म एंड द सॉइल इज सॉफ्ट अप टू द मार्शी लैंड, तब आप कौन सी फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो पक्की बात है, नीचे एक फुटिंग है वेल्स और पियर। वेल्स फाउंडेशन हम तब प्रोवाइड करते हैं ब्रिजेस के केस में। तो पढ़ते हैं जरा, कहीं ब्रिजेस वाली बात कर रहा है, हाँ जी। डी ऑप्शन, व्हेन द स्ट्रक्चरल लोड ऑफ द ब्रिज इज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू द सैंडी सॉइल टू द बेड रॉक। तो हमारा डी का तो 4 हो जाएगा। तो जैसे डी का 4 हुआ तो हमारा ऑप्शन बी गया और हमारा ऑप्शन सी गया। और पढ़िए जरा, पाइल फाउंडेशन कब प्रोवाइड करते हैं, जब सॉइल हमारी सॉफ्ट होती है। सो व्हेन द स्ट्रक्चरल लोड इज यूनिफॉर्म एंड द सॉइल इज सॉफ्ट मेड अप ऑफ मार्शी लैंड, ठीक है। व्हेन द स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी एंड सॉइल इज हैविंग लो बेयरिंग कैपेसिटी, तब क्या प्रोवाइड करेंगे। When the structural load is heavy and soil is having low bearing capacity of the considerable depth, when the soil is of good bearing capacity at a shallow depth and the structural load is within permissible limit। तो जब लोड भी सही है और सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी शैलो डेप्थ पर अच्छी है तो आप प्रोवाइड कर देंगे फुटिंग्स। तो सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी।
तो सारे स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम है नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी नहीं होगा, बहुत थ्योरी है, समय बर्बाद हो जाएगा। तो एलिमिनेशन लगाओ और अपने ऑप्शन को जल्दी पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1059, इसका आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द राइज ऑफ वाटर टेबल बिलो ए फाउंडेशन इन्फ्लुएंसेस द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन बाय डिक्रीजेस इट्स। कह रहा है जब हमारी वाटर टेबल राइज होती है, when the water table rises, the rise of water table below a foundation influences the bearing capacity of the foundation soil by decrease। कह रहा है जब आप वाटर टेबल को राइज करते हैं तो बेटा जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है वो इंफ्लुएंस होती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। बाई डिक्रीजिंग इट्स, इंफ्लुएंस हो जाती है। किसकी वजह से इंफ्लुएंस होती है? जब वाटर टेबल ऊपर आता है तो गामा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गामा सबमर्ज में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? साथ ही साथ क्या होता है, आपका यूनिट वेट तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ जब ऊपर आता है तो बेटा फाई की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर फाई चेंज होता है तो एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू भी क्या होती है? आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर वाटर टेबल ऊपर आएगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? घटेगा। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ घट जाएगी। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के घटने का मतलब क्या है? फाई एक तरीके से घट गया। तो जब हम वाटर टेबल राइज करते हैं तो सॉइल का इफेक्टिव यूनिट वेट आपका घट जाता है। और सी ऑप्शन क्या है? इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव यूनिट वेट घट जाता है। लेकिन सीन क्या है ना, यहां पर दोनों ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं तो हम बेटा वाटर टेबल के इंफ्लुएंस में एनसी एनक्यू एन गामा को चेंज नहीं मानते थे, सेम मानते थे। इसका मतलब हम फाई को चेंज नहीं करते हैं। तो वाटर टेबल के चेंज करने के कारण जो आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो चेंज तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता। तो ये बेरिंग कैपेसिटी मेनली चेंज करती है वाटर टेबल को राइज करने के कारण, वो यूनिट वेट के चेंज करने के कारण ज्यादा करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1060, इसका आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है सवाल? द परमिसिबल सेटलमेंट इज रिलेटिवली हाइयर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन। तो मैंने आपको टेबल भी आपको ऑलरेडी लिखा रखी है, वो टेबल में आपको फिर से लिखा देता हूं कि हमारे जो परमिसिबल टोटल सेटलमेंट्स होते हैं, अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें, टोटल सेटलमेंट की बात करें, तो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए जो परमिसिबल टोटल सेटलमेंट होते हैं वो एक साइड में ले रहा हूं क्ले, एक साइड में ले रहा हूं सैंड। तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 65 और सैंड्स के लिए वैल्यू मिलती है हमारी 40। ठीक है, और अगर हम राफ्ट की बात करें, राफ्ट फाउंडेशन की बात करें, तो हमारी क्लेस के लिए जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 65 से 100 तक, और सैंड्स के लिए मिलती है 100 से 65 तक ये वैल्यू मिलती है। सो परमिसिबल सेटलमेंट किसमें सबसे मैक्सिमम है, किसमें सबसे हाइयर है? राफ्ट ऑन क्लेस।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A raft foundation with a basement floor is placed at a depth of 4 meter below the ground level. The superstructure imposes a load of 150 kilonewton per meter square on the raft. The unit weight of soil is this. What are the values of gross? बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से सॉल्व करिए इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है और इसका आंसर भी बुक में गलत दे रखा है। सवाल क्या है? ए राफ्ट फाउंडेशन विद ए बेसमेंट फ्लोर इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक बेसमेंट बना रहे हैं। तो बेसमेंट बनाएंगे तो आपको सॉइल को बैकफिल नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले क्या करा? हम लोगों ने पहले एक गड्ढा खोदा। राफ्ट ऐसे ही तो बनाते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं। तो इस समय मैंने क्या किया? सबसे पहले एक खुदाई कर ली। तो ये मैंने गड्ढा खोद लिया। गड्ढा खोदने के बाद हम लोग यहां पर फुटिंग बना देंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया? इस तरीके से मैंने राफ्ट बना दिया। गड्ढा खोदने के बाद मैंने इस तरीके से क्या बना दिया? राफ्ट बना दी। ठीक है, तो जब बेसमेंट बनाओगे तो सॉइल को क्या नहीं करना पड़ेगा? सॉइल को बैकफिल नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है द सुपर स्ट्रक्चर इंपोजेज द लोड ऑफ, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है P इज इक्वल टू कितना है? P इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इन्होंने लोड की जो वैल्यू दे रखी है वो पर यूनिट एरिया दे रखी है, फुटिंग की विड्थ नहीं दे रखी, तो इस वजह से इन्होंने पर यूनिट एरिया दे रखी है। सॉइल का यूनिट वेट 20 है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस एंड नेट लोडिंग इंटेंसिटी। तो अगर मैं ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी निकालूं तो ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी होती है फुटिंग के बेस पे लगने वाला टोटल प्रेशर। तो फुटिंग के बेस पर टोटल प्रेशर केवल कौन लगा रहा है? केवल और सुपर स्ट्रक्चर का लोड लग रहा है। और वो कितना है बेटा? उसकी वैल्यू है आपकी 150, क्योंकि सॉइल को तो बैकफिल करा नहीं है। अगर आप सॉइल को बैकफिल कर देते तो इसमें जो सॉइल होती उसके वेट के कारण भी जो प्रेशर डेवलप होता वो आप यहां पर कंसीडर करते। तो ग्रॉस प्रेशर 150 आ गया। अब नेट प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज नेट प्रेशर? नेट प्रेशर होता है कि फुटिंग के बेस पर लगने वाला वो प्रेशर जो ओवरबर्डन प्रेशर के अलावा लग रहा है, इन एक्सेस ऑफ द ओवरबर्डन प्रेशर। तो नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? नेट प्रेशर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। और फुटिंग बनाने से पहले बेटा कितना ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा था? डीएफ डेप्थ कितनी है? व्हाट इज डेप्थ? डीएफ डेप्थ इज डीएफ इज इक्वल टू 4 मीटर। कितनी डेप्थ है? 4 मीटर डेप्थ है। और गामा की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो ये हो गया आपका गामा इंटू डीएफ। तो ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी है 150 माइनस गामा की वैल्यू है आपकी 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया 80। 150 में से 80 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 70 किलो पास्कल। यानी ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू आ गई आपकी 150 और नेट प्रेशर की वैल्यू आ गई 70। तो 150 एंड 70, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। अच्छा सवाल है, इसका आंसर ए दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है। नेक्स्ट गलत है वो क्वेश्चन आंसर। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। ये तो कई बार रिपीट भी हो गया, हमने कर भी रखा है और आप कर भी देंगे इसको आसानी से। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए।
कह रहा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स डिपेंड। आपको पता है टरजागी के जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टरजागी के बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं एनसी, एनक्यू और एन गामा। इनकी अपनी अपनी इक्वेशंस होती है, मैंने आपको बताया था। उन इक्वेशंस को आपको याद नहीं करना है, लेकिन उन इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स की जो इक्वेशंस हैं वो केवल और केवल एक चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, एंड दे आर द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। केवल और केवल एक चीज का फंक्शन होती है, दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड, दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। गलत, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1063, ये भी प्यारा सवाल है, इसको भी करिए फटाफट से, इसको भी सॉल्व करिए, बताइए आंसर। सवाल को पढ़िए, करने की कोशिश करिए, पहले समझिए उसके बाद आगे बढ़िए। बताइए इसका आंसर। what will be the immediate settlement of a column footing 1.5 meter diameter that is constructed upon an unsaturated clay layer given that the total load carried by the column is 150 kilonewton, modulus of elasticity of the soil is this, Poisson's ratio is this, assume the footing to be rigid and the influence factor is equal to 0.79। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है इमीडिएट सेटलमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द फुटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पॉइसंस रेशियो का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लुएंस फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। तो देखो विड्थ ऑफ द फुटिंग आपको दे रखी है, कितनी डायमीटर दे रखी है, तो बी की जगह क्या हो जाएगा? बी की जगह डी हो जाएगा, और ये डी आपको दे रखा है 1.5 मीटर, पॉइसंस रेशियो दे रखा, सब दे रखा है। आपको चाहिए नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तो कॉलम का लोड कितना आ रहा है बेटा? कॉलम का लोड है आपका 150। कॉलम का लोड कितना है? कॉलम का लोड है 150, और ये फुटिंग है आपकी कैसी? ये फुटिंग है आपकी सर्कुलर। तो हमारी नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज इक्वल टू पी अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, और बेटा सर्कुलर कॉलम की डायमीटर कितनी है? 1.5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? $84.925, ये वैल्यू आ जाएगी 84.925। ये आ गई नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। ऊपर वाले फॉर्मूले में सारा डेटा रख दीजिए। दैट इज इक्वल टू 84.925 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर इज 1.5, पॉइसंस रेशियो इज 0.25, तो 1 माइनस 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लुएंस फैक्टर 0.79 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल टू 7000 किलो पास्कल। सब कुछ मैंने एसआई में रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर मीटर में आएगा यहां से, क्योंकि ये भी किलो पास्कल में,
ये वैल्यू किसमें, किलो पास्कल में, इसको भी किलो पास्कल, इसको भी किलो पास्कल, तो इसका आंसर मीटर में आएगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये जो सॉल्व करके वैल्यू आ रही है वो 13.47 आ रही है। सो इमीडिएट सेटलमेंट आ रहा है 13.47 mm। इमीडिएट सेटलमेंट कम्स आउट टू बी 13.47, मतलब द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1064, इसको बताइए जरा फटाफट से। कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को बता देता हूं, हट जाता हूं मैं। पढ़िए जरा सवाल को और करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। C5 soil has failed in a local shear failure. Which one of the following pair of shear strength parameter must be used to evaluate the bearing pressure of the soil? तो जब सॉइल लोकल शेयर फेलियर में आपकी फेल होती है तो हम यूज करते हैं बेटा मॉडिफाइड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड मॉडिफाइड कोहेजन। तो ये जो मॉडिफाइड कोहेजन होती है दैट इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल कोहेजन गिवन इन द क्वेश्चन। और जो हमारा फाई एम होता है उसको कैसे निकालते हैं, वो होता है 10 ऑफ फाई एम इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ फाई। तो यहां से आपका फाई एम आ जाएगा कितना, दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑफ फाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी एम इज इक्वल टू 2/3 सी एंड फाई एम इज इक्वल टू 10 इनवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। The correct answer of this question would be D. Next question 1065, इसका आंसर बताइए। Plate load test is useful to estimate the bearing capacity of the foundation, settlement of the foundation, both bearing capacity and the settlement of the foundation। तो plate load test की मदद से हम लोग दोनों निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1066, पढ़िए जरा 1066 क्वेश्चन पढ़िए। द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल इन द विसिनिटी ऑफ द फाउंडेशन, द प्रेजेंस ऑफ द वाटर टेबल इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब क्या है कि करीब। द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल इन द विसिनिटी ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन के पास में अगर वाटर टेबल होगी, इट विल कॉजेस रिडक्शन इन इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी। बिल्कुल सही बात है। जब वाटर टेबल फाउंडेशन लेवल से, जब बेटा फाउंडेशन लेवल से फाउंडेशन की विड्थ के बराबर गहराई से ज्यादा या उस गहराई पर होती है, तब वाटर टेबल का बेयरिंग कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप वाटर टेबल को फाउंडेशन लेवल या फुटिंग के करीब लेकर आते जाएंगे, वैसे वैसे बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू घटती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सही बात है कि जब आप वाटर टेबल को ऊपर राइज करते हैं तो सॉइल का यूनिट वेट गामा से किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, गामा सबमर्ज में चालू होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से मान लो अगर आधी डेप्थ तक वाटर टेबल आई तो आधी डेप्थ में यूनिट वेट गामा होगा, और रिमेनिंग डेप्थ में ये फाउंडेशन लेवल है, मान लो वाटर टेबल यहां तक आई,
इन्फ्लुएंस कहां तक था, इन्फ्लुएंस था फॉर एग्जांपल यहां तक, तो इस डेप्थ में यूनिट वेट गामा है, इस डेप्थ में गामा सबमर्ज है, तो उस केस में हम कौन सा यूनिट वेट पढ़ते हैं, इफेक्टिव यूनिट वेट का यूज करते हैं, और वो इफेक्टिव यूनिट वेट क्या होता है, पिछले की तुलना में डिक्रीज मिलता है। तो जब हम वाटर टेबल राइज करते हैं तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यूनिट वेट है, इफेक्टिव यूनिट वेट, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहले वाले स्टेटमेंट में वाटर टेबल के फाउंडेशन लेवल के करीब आने पर बेयरिंग कैपेसिटी घट क्यों जाती है, उसको क्या दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1067, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1067, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, आपको कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। पहला फैक्टर क्या दे रखा है, जियोमेट्रिक्स ऑफ द फुटिंग। जियोमेट्रिक्स ऑफ द फुटिंग का मतलब फुटिंग की विड्थ क्या है, फुटिंग की लेंथ क्या है, उसको जियोमेट्रिक्स बोलते हैं, जियोमेट्रिकल डायमेंशंस। द सेटलमेंट एंड इट्स रेट ऑफ फाउंडेशन सॉइल, सॉइल किस रेट से सेटल कर रही है, या फाउंडेशन का सेटलमेंट क्या हो रहा है। परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, shear strength parameters of the soil, Taylor's stability number. Which of these factors are to be taken into reckoning for accessing the allowable bearing capacity of the foundation? कह रहा है जब हम किसी सॉइल की allowable bearing capacity निकालते हैं, तो allowable bearing capacity क्या होती है, what do you mean by allowable bearing capacity? Allowable bearing capacity QA net is equal to minimum of net safe bearing capacity and सेफ बेयरिंग प्रेशर। दोनों का क्या होता है, दोनों की मिनिमम वैल्यू होती है। यह है आपका शेयर फेलियर क्राइटेरिया पर, और यह वैल्यू हमें मिलती है सेटलमेंट क्राइटेरिया पर। तो इसका मतलब जब आप अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का अगर आप फॉर्मूला लिखें तो इसमें क्या विड्थ आती है, बिल्कुल हाँ विड्थ आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्योमेट्रिक ऑफ फुटिंग के ऊपर तो बेयरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी। उसी तरीके से सेटलमेंट एंड इट्स रेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ सॉइल, बिल्कुल, क्या जो हमारा क्यूपीएस है क्या वो सेटलमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जी हां, जितना ज्यादा सेटलमेंट परमिसिबल रखेंगे उतना क्यूपीएस हमारा चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। तो सेटलमेंट के ऊपर भी अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी। क्या सॉइल की परमिएबिलिटी का कोई रोल है, कहीं यूज करा हमने, ना तो क्यूएनएस निकालने में ना क्यूपीएस निकालने में कहीं परमिएबिलिटी नहीं आई, तो तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सॉइल, सही बात है, जो हमारे एनसी एनक्यू एन गामा है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फाई के ऊपर, और पहली टर्म में आपको सी इंटू एनसी मिलता है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा भी सही हो गया। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कहीं यूज करा फाउंडेशन में, नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में यूज करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1068, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द एक्सप्रेशन। जी हां, आप इस एक्सप्रेशन के द्वारा सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं,
और ये जो एक्सप्रेशन है वो है क्या बेटा, रैंकाइन बाबा के द्वारा दिया गया है। और रैंकाइन बाबा के द्वारा जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो दिया गया था बेटा गामा इंटू डी एफ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें माइनस ऊपर है, यही खेल हो जाता है और यही बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं। याद रखिएगा जब मिनिमम डेप्थ निकालते हैं तो मिनिमम है, बात क्या हो रही है, मिनिमम डेप्थ की हो रही है। तो जब हम मिनिमम डेप्थ निकालते हैं इसी फॉर्मूले से देखो, मिनिमम डेप्थ मतलब कम, तब बेटा ऊपर आता माइनस। तो जब आप मिनिमम डेप्थ निकालेंगे तो क्यू यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या? तो मिनिमम डेप्थ में ऊपर आएगा माइनस और जब बेरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो ऊपर होगा 1 प्लस साइन फाई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला गलत हुआ। तो देखो सारे ऑप्शन गलत हो गए, एक बचा खाली। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स यूज्ड इन द टर्जागी थ्योरी फॉर डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन आर डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। लास्ट है, एज पर टर्जागी थ्योरी द वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एनसी फॉर फाई इज इक्वल टू 0 इज, ये भी सही बात है, प्योरली क्लेई सॉइल के लिए एनसी की वैल्यू 5.7 मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो, खत्म हो गए सारे सवाल। शैलो फाउंडेशन तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन अब कर लिए। अब हम आपको डी फाउंडेशन पढ़ाएंगे, पहले फटाफट से रिवाइज कराएंगे डी फाउंडेशन, उसके बाद डी फाउंडेशन के सारे सवाल करा देंगे। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत है, कोई गाइडेंस चाहिए तो बेटा हमारा अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है आपका MES अनअकैडमी, आप इसको क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक लेना चाहते हैं, ऑफर चल रहा है 12+2 24+4। देर मत करिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चालू कर दीजिए यूजिंग ES001। ये प्लान से मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। आइकॉनिक में लाइव मेंटरिंग मिलती है, स्पेशल क्लास रात 10 बजे मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अनअकैडमी अनबिलीवेबल, अनबीटेबल एंड अनस्टॉपेबल। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपका प्यार और सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना जरूर भूल मत जाइएगा क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।